हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, इनको मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करता जा रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट कर लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाता है, और ऐसा हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी 7 बज जाता है, कभी 7:30 बज जाता है, कभी 6 बजे आ जाते हैं। तो वो टाइम पर डिपेंड करता है। जल्दी आ जाते हैं तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और जिस दिन लेट हो जाता हूँ उस दिन रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें आप लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर एश्योर कर रहा हूँ आप लोगों को कि किसी दिन का करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वयोश्रेष्ठ सम्मान 2022। इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, इनका भी नॉमिनेशन लिया जा रहा है। इस सम्मान को वितरित किया जाता है 1 अक्टूबर को, क्योंकि 1 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। ये प्रीलिम के लिए फैक्ट है। और यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को वरिष्ठ नागरिकों का राष्ट्रीय पुरस्कार भी बोला जाता है। अब देखते हैं किसको मिलता है, अब वो 1 अक्टूबर को पता चलेगा। दूसरा टॉपिक है माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो। इस एक्सपो का कहाँ पर आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। समृद्ध हथकरघा विरासत को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। और वैसे भी हथकरघा को हमारी संस्कृति का एक आधार माना जाता है। इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और यहाँ पे 7 तारीख से और क्या याद आ रहा? अगर मैं यहाँ पे 7 अप्रैल लिख दूँ तो 7 अप्रैल को क्या होता है? नेशनल हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट कीजिए। मिशन वात्सल। वैसे मिशन तो काफ़ी दिन पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी इसमें न्यूज़ में रहने का कारण क्या है? रिसेंटली फंड रिलीज किए गए हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये CSS स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती हैं वहाँ पे फंड शेयरिंग होती है सेंट्रल की और स्टेट की। यहाँ पे जो फंड शेयरिंग है वो 60 और 40 के रेशियो की है, यूनियन में और स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में। सेंटर का 60% भागीदारी रहेगी और स्टेट्स की 40% भागीदारी रहेगी। 90 और 10 का रेशियो रहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 90% हिस्सेदारी करेगी और 10% स्टेट्स करेंगे। और वही 100% पार्टिसिपेशन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहाँ पर रहेगा? यूनियन टेरिटरीज़ में, लेकिन उन यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, विधानमंडल नहीं है, ना तो वहाँ पे विधानसभा है ना ही विधान परिषद है। यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी लिखा है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो ये तो शेयरिंग पैटर्न था। बाकी ये जो मिशन है वो किसके लिए है? भारत के हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन सुनिश्चित करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। अब यहाँ पे बच्चे वाली बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भी आप लोग याद रखें। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, धनुरी। धनुरी इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता है इसमें? अभी हाल ही में चर्चा में रहा धनुरी क्या है। साउथ कोरिया का पहला मून ऑर्बिटर लॉन्च हो गया है। साउथ कोरिया का है, ये याद रखना, और क्या है ये भी याद रखना है। एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है कि वो मून ऑर्बिटर करके आपको ऑप्शन बना के दे, सिंपल यही पूछ लेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द धनुरी क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखें। चलिए, हसदेव अरण्य क्षेत्र, सुपर इम्पोर्टेंट। हसदेव अरण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट का नाम है। पहली चीज़, इस फॉरेस्ट में माइनिंग रीजन भी हैं। माइनिंग रीजन के होने की वजह से यहाँ पे माइनिंग होती है, खनन होता है। इस खनन से इन फॉरेस्ट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इन फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके चलते ये न्यूज़ में था, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी सही स्टेप लिया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैंसिल ऑल माइनिंग एलोकेशन ब्लॉक्स इन द हसदेव रीजन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि आप यहाँ पे जो भी एलोकेशन दिए हैं, ब्लॉक्स की एलोकेशन दी है, उनको आप प्लीज़ कैंसिल कीजिए, ताकि यहाँ पे माइनिंग को रोका जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पे प्री फैक्ट क्या हुआ? हसदेव अरण्य जो क्षेत्र हैं वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। ये हैं क्या? ये फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे हमने लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ तो पढ़ लिया। लंग्स ऑफ प्लानेट, पृथ्वी के फेफड़े किसे बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। ये फैक्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, हसदेव के नाम से एक रिवर भी है छत्तीसगढ़ में ही, ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है महानदी की। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से इस कमीशन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। और इस शक्ति क्या है? ये शक्ति है कि अगर ट्रांजैक्शन 2000 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको सीसीआई की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पहले पूर्व सहमति चाहिए इस कमीशन की, तब जाके आप 2000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पावर याद रखनी है, ये अमाउंट याद रखना है 2000 करोड़ से ज़्यादा, और यहाँ पे प्रीलिम के लिए इफेक्ट 2022 ये जो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सीज वगैरह कर सकती है, ये तो बेसिक सी शक्तियाँ हैं। चलिए, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रसिया ने युद्ध की घोषणा कब की थी? 24 फरवरी। 24 फरवरी से लेके अभी तक दुनिया में जो गेहूं की कमी है, शॉर्ट सप्लाई हो गई है, मक्के की जो शॉर्ट सप्लाई हुई है, ऑयल की जो शॉर्ट सप्लाई हुई है, किसानों के लिए बीज की जो शॉर्ट सप्लाई हुई है, ये सब शॉर्ट सप्लाई क्यों हो रहा था? क्योंकि ये दोनों देश वॉर में एंगेज थे। यहाँ पे जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो सब ब्लॉक्ड था, और चाहे गेहूँ हो या फिर मक्का हो या फिर ऑयल हो या फिर बीज हो, ये दोनों देश इन सभी वस्तुओं के अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अब क्या हो गया है? अब इन एक्सपोर्ट को रिज्यूम कर दिया गया है, बहाली कर दी गई है। और यूक्रेन जो सप्लाई करता है, ब्लैक सागर में एक पोर्ट है ओडेसा, इसको कई बार मैचिंग में पूछा भी है यूपीपीसीएस, ओडेसा के बारे में पूछा गया है। बाकी अगर ये दोनों नाम याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं याद हो पाए तो कोई बात नहीं। चोरोनोमोस्क और यूजनी, ओडेसा को याद रखें। ये 3 पोर्ट ऐसे हैं जहाँ से यूक्रेन सारी चीज़ें सप्लाई करता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ब्लैक सागर होते होते सी ऑफ मारमारा में, सी ऑफ मारमारा के रास्ते से एजियन सागर में, फिर एजियन सागर से मेडिटेरियन सागर से, फिर पूरी दुनिया में आप कहीं भी भेजो, इस तरफ इंडिया आ जाओ, उस तरफ आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पूरी यूरोप में चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ, साउथ अमेरिका में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो जान लीजिए। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में रसिया है, और यूक्रेन का कौन सा नंबर आता है? 5वां। 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कौन? मक्के का ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। ठीक है, और सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए। मक्के का हम लोग यूएसए पढ़ते रहते हैं। और यूक्रेन के बारे में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, सीड्स वगैरह। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। ये देखिए 80% जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं सनफ्लावर ऑयल का, वो यूक्रेन से करते हैं, और यूक्रेन में तो वॉर चल रही थी, यानी हमारे यहाँ इसकी सप्लाई ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए सनफ्लावर ऑयल के दाम आसमान पे थे। चलिए यहाँ पे कुछ भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं। सी ऑफ अजूब के रास्ते से ब्लैक सागर, ब्लैक सागर से सी ऑफ मारमारा, ये सी ऑफ मारमारा है। सी ऑफ मारमारा के रास्ते से आप एजियन सागर में कूद आते हैं, और फिर और आगे जाएंगे तो मेडिटेरियन सी में आप आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक कंट्री से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, कितनी कंट्री हैं जो ब्लैक सागर को टच करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको 6 नंबर याद रखना है। 6 कौन कौन सी हैं? पहला रसिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रोमानिया, चौथा बुल्गारिया, 5वां टर्की, और 6वां जॉर्जिया। इतना क्लियर है? अब एग्जामिनर जहाँ पे गलती कराएगा वो देखिए, ऑप्शन में डालेगा वो मालडोवा। मालडोवा के बारे में आपको याद रखना है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है, ब्लैक सागर को टच नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में आर्मेनिया का। आर्मेनिया भी लैंड लॉक कंट्री है, भू आबद्ध देश है। आप आर्मेनिया के और ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैस्पियन सागर मिल जाएगा, लेकिन कैस्पियन सागर से भी आर्मेनिया टच नहीं होता है, क्योंकि आर्मेनिया और कैस्पियन सागर के बीच में अजरबैजान आ जाता है। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे जो ओडेसा पोर्ट है, इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओडेसा पोर्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर लीजिए, आप ब्लैक सागर से जो सी ऑफ मारमारा में आ रहे हो, तो ये जो पतला सा चैनल दिख रहा, ये वाला, ये क्या है? ये जलडमरू है, स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, जिसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए। आज़ादी सेट इसरो, इसरो ने एक अभी नया सैटेलाइट बनाया है। तिरंगे को स्पेस में लहराने के लिए इसरो द्वारा सबसे छोटा कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका नाम रखा गया आज़ादी सेट। ठीक है, ये लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा में ये स्टेशन है, सेंटर है। आगे आइए, डोंगफेंग मिसाइल किस देश की है? चाइना की। अभी चाइना ने ताइवान स्टेट के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, और बहुत सारी की, इन सीरीज में की। उसके चलते हुआ क्या कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो जापान के अंतर्गत आते थे, वहीं पर जाके कुछ मिसाइलें गिर गईं, और वो क्षेत्र जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। तो इसके चलते 2 आइलैंड जो है वो न्यूज में है। आप पहले का नाम याद रखें, हातेरुमा द्वीप, और दूसरा है किनमेन द्वीप। ये मैचिंग में ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी डोंगफेंग याद रखना, चाइना की है।
OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंडेम किया है एक स्टेटमेंट को। किन के स्टेटमेंट को? OIC के स्टेटमेंट को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में G20 की समिट भी हो रही है 2023 में, उससे दिक्कत हो रही है। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने रिपील किया, उससे इनको दिक्कत है। तो इसके चलते इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 57 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा जो संगठन है वो UN है, यूनाइटेड नेशंस है, ये हम लोग जानते हैं। OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। ठीक है। G20 समिट 2023 कहाँ पे हो रही है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। नेक्स्ट है तुनीसिया में राष्ट्रपति शासन। नए संविधान की मंजूरी यहाँ पे दी जा रही है, उसी के चलते विरोध किया जा रहा है। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये जो नया संविधान आएगा उससे लोकतंत्र किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 2011 में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था तुनीसिया में, अरब स्प्रिंग की जो देन थी वो सब तो ख़त्म हो जाएगा। अरब स्प्रिंग का जो संघर्ष था वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस नए संविधान में ऐसी ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं चीफ यानी प्रेसिडेंट को, कि वो एक तरह से तानाशाह संविधान है। और अरब स्प्रिंग तुनीसिया से ही स्टार्ट हुई थी, और इसके चलते बहुत सारे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता। खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता रिपोर्ट, इसमें 4 ऑप्शन बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का दे देगा और एक ऑप्शन केयर इंटरनेशनल का दे देगा। तो बहुत कम चांस है कि हम लोग इसको लगाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता केयर इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है। और यह रिपोर्ट महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में गरीबी और भुखमरी से लड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। ये सिर्फ फोकस है महिलाओं और लड़कियों पर। अब यहाँ से खाद्य सुरक्षा से हम लोग को भुखमरी याद आ गई है। भुखमरी कब तक ख़त्म करना है? 2030 तक ख़त्म करना है। ये ऐसा कौन बोलता है? SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। कौन सा गोल है? गोल नंबर 2, जीरो हंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जेंडर इक्वलिटी से कौन सा गोल संबंधित है? SDG नंबर 5, गोल नंबर 5। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे महिला वाली बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी रिवाइज कर लीजिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। आइए, UK बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे दिया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इनके खिलाफ, इनकी मंत्रिपरिषद के खिलाफ। तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को लेके हमारे यहाँ क्या प्रोविज़न है, इनको देख लेते हैं। पूछा जा सकता है पॉलिटी में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, ये सरकार के खिलाफ पेश किया जाता है। ठीक है। और सरकार कौन होती है? सरकार मंत्रिपरिषद ही होती है। मंत्रिपरिषद में ही सारे मंत्री लोग बैठे हैं। इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्लियर है? लेकिन इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है संविधान में, ना अविश्वास प्रस्ताव का है, कॉन्फिडेंस मोशन का है, ना ही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का है। ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत जिक्र है वो आर्टिकल 75 आपको 3 में मिलता है, जो बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति। ये जो लोकसभा लिखा है ये सुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन में राज्यसभा लिख के देता है वो गलत कराने के लिए। राज्यसभा में थोड़ी ना हम चुन के बैठा लें लोगों को, लोकसभा में बैठा लें हम लोग चुन के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, इसका मतलब है हमारे प्रति जिम्मेदार है। ठीक है। क्योंकि एक तरह से पब्लिक ही लोकसभा में बैठी है, बस हम लोगों का शरीर वहाँ पर नहीं है, हमारे प्रतिनिधियों का शरीर है। बाकी जो वॉइस है वो वही वॉइस है जो हम लोगों की है। मतलब ये थ्योरेटिकल अच्छा लगता है और एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है ना। बाकी जो हकीकत है वो तो सब जान ही रहा है कि जिताने के बाद कौन तुम और कौन हम, है ना, यही चलता है। चलिए, यहाँ पे जो प्रोविज़न है भारत में, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार तभी होगा जब 50 मेंबर उसका समर्थन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज। पूछ लेगा हाल ही में स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, आयोजन किया गया? तो ये अपने देश ने ही किया है, इंडियन आर्मी का ही एक्सरसाइज है। चलिए, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, अभी हाल ही में मीटिंग हुई है गवर्निंग काउंसिल की, तो गवर्निंग काउंसिल से संबंधित कुछ फैक्ट आ सकते हैं। इनको जो चेयर करता है, अध्यक्ष होते हैं गवर्निंग काउंसिल के, वो PM साहब होते हैं। रिसेंटली कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली में ये गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। इसके जो मेंबर होते हैं ये जाने रहिए, ये पूछा जा सकता है। इनके जो मेंबर हैं PM, जो अध्यक्ष भी हैं, सारे स्टेट्स के CM भी रहते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। CM भी सारे स्टेट्स के रहते हैं, UTs के भी रहते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेचर है और मेंबर के हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ UTs हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं, फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं और स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होता है। UTs में जहाँ पे लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, वहाँ पे तो CM होगा,
जैसे दिल्ली में सीएम है, वहाँ पे लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, चुनाव होंगे सीएम बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनके लिए चौथा पॉइंट लिखा हुआ है। यानी सारे यूटीज यहाँ पे मेंबर होती हैं गवर्निंग काउंसिल में। यानी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। वैसे अभी इन सब का डिस्कस करने का यहाँ पे समय नहीं है, और यहाँ पे शब्द याद रखिए, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी शब्द इसलिए आएगा क्योंकि सबको घुसा दिया। ठीक है, चलिए डेलॉइट इंडिया, ये क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया को कंसल्टेंट की तरह अपॉइंट किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने में डेलॉइट इंडिया असिस्ट करेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर लंदन में है लेकिन इंडिया में भी काम कर रही है सिंस 1990। काला आजार के बारे में देख लेते हैं। काला आजार के बारे में भारत ने अभी घोषणा की है। भारत ने 2023 तक एलिमिनेट करने की घोषणा की है, जबकि WHO का टारगेट 2030 है। तो हम लोग तो बहुत आगे हैं WHO से, और वैसे भी लगभग हो गया, 85% तो ख़त्म हो ही गया है। बाकी यहाँ पे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये पैरासाइट से होता है। ठीक है, इस पैरासाइट का जो नाम है वो है लीशमैनिया। इसी पैरासाइट की वजह से लीशमैनियासिस इस काला आजार का दूसरा नाम है। क्लियर है? और इस पैरासाइट को ट्रांसमिट कौन करता है? सैंड फ्लाइज। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हो ना साइंस में, सैंड फ्लाइज के कारण काला आजार होता है। तो सैंड फ्लाइज कर क्या रही हैं? इस पैरासाइट को ट्रांसमिट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं, इसलिए कम्युनिकेबल डिसीज है। चलिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, ये टॉप कंपनियों की सूची होती है। टॉप कंपनी किस में? बेस्ड ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, इस पे ये 500 टॉप कंपनीज रहती हैं। सबसे पहली जो कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट यूएसए की ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे जो इंडिया में पहला स्थान आया है वो है IOCL का। खैर 142 रैंक है, लेकिन इंडिया में तो पहली मानी जाएगी ना। चलिए, 49वीं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी बनी तो नहीं है, अभी तो NV रमन्ना साहब ही हैं, लेकिन NV रमन्ना साहब ने रिकमेंड किया है इनका नाम। किनका नाम? यू ललित का। इनका नाम है उदय उमेश ललित, क्योंकि रमन्ना साहब जो हैं वो 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। और इन्होंने बोल भी दिया कि जो हमारे सक्सेसर होंगे, सक्सेसर यानी जो आने वाली CJI हैं वो यू ललित होंगे। यू ललित जाने किस लिए जाते हैं? इन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया था ट्रिपल तलाक के लिए, अब इंडिया में प्रोहिबिट हो चुकी है। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई थी 80% केसेस कम हुए हैं इस कानून से, 80% केसेस कम आए हैं। चलिए, बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी लिस्ट में जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। ये यूनेस्को की लिस्ट होती है, बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, याद रखना। ठीक है, चलिए, जगदीप धनकर, इनके बारे में तो जान ही रहे होंगे। 14वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। हराया किसको इन्होंने? मार्गरेट अल्वा। इनका भी नाम याद रखना, हो सकता है इनको ना पूछे, इन्हीं को पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ ले जगदीप धनकर जो हाल ही में 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, किनको हरा के बने हैं? तो मार्गरेट अल्वा का नाम याद रखें। ये पूर्व गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है साहब लोग, तो ये थे आज और कल के करंट अफेयर्स। इस सीरीज़ से आप लोग कनेक्ट रहिए, आपको हेल्प बहुत करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।